हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएफएम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन झारखंड पढ़ा था, यानी कि सल्तनत काल, और या तो फिर कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो मुगल काल में झारखंड। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम मुगल शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुगल शासकों का जो मतलब वो जो उनका जो शासनकाल जब स्टार्ट हुआ था तो उनका इफेक्ट झारखंड में किस तरह से पड़ा था। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं मुगल कालीन झारखंड। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था, तो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक था, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल कालीन झारखंड में जो शासक आते हैं वो कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने क्या की थी, तो मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो पीपीटी में तैयार किया है, यहाँ पे बीच में आपको शेर शाह का नाम भी मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शेर खां भी कहते हैं। शेर खां ये वही है जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा क्या, शेर शाह सूरी भी, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसे हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन झारखंड में हमें केवल क्या पढ़ना है कि इन शासकों के समय में झारखंड में क्या प्रभाव पड़ रहा था इनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बाबर से। ठीक है, देखिए बाबर जो होता है इसने क्या किया था, तो इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, कह सकते हैं संस्थापक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मुगल वंश की स्थापना उन्होंने कैसे की थी और कब की थी, तो आपने सुना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किससे किसके बीच में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इब्राहिम लोदी तथा मुगल शासक बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें जो इब्राहिम लोदी जो होता है वो क्या होता है, तो हार जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, और ये बाबर जो है ये जीत जाता है। ठीक है, और जीतने के बाद ये क्या करता है, तो 1526 ईस्वी में क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना, क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो बाबर का जो शासनकाल कब से स्टार्ट होगा, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा कब से कब तक रहेगा, इसका जो शासनकाल होगा वो कब से कब तक होगा, 1526 में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और मुगल शासक जो बाबर होता है वो जीत जाता है। तो इसका टाइम पीरियड 1526 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1530 तक चलता है, 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसी के बाद जो है एक आपका जो शेर शाह सूरी जो है वो क्या करता है कि आक्रमण कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है, और 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक यह जो शासन है, यह
शासन सूर्यवंश के हाथों में चला जाता है। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। उसके बाद वापिस जो है 1556 में क्या करता है, तो हुमायूं जो रहता है फिर से क्या करता है, मुगल वंश को पुनर्स्थापित कर देता है। ठीक है, 1556 ईस्वी कर लीजिए यहाँ पे, 1556 ईस्वी। 1 मिनट, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। 1556 ईस्वी में हुमायूं ने मुगल वंश को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुनर्स्थापित तो कर दिया, ठीक है, लेकिन बाबर और हुमायूं के समय में झारखंड में ऐसा कुछ भी मतलब घटना कुछ खास नहीं घटा था। यानी कि इसका जो इफेक्ट है, बाबर और हुमायूं का जो इफेक्ट है वो झारखंड पे कुछ खास नहीं पड़ता है। ठीक है, बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल में झारखंड उनके प्रभाव क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र के दायरे से क्या होता है, बाहर होता है। प्रभाव क्षेत्र के दायरे से बाहर होता है। अगर मान लीजिए कि बाबर और हुमायूं का अगर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा झारखंड में, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जो राजवंश होंगे वो क्या करेंगे, बिना कोई परेशानी के क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक होते हैं, यहाँ के शासक बिना किसी परेशानी के शासन कर रहे थे। ठीक है लेकिन क्या होता है ना कि जब हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है और कुल 10 वर्षों के बाद, यानी कि 10 साल शासन करने के बाद उसका जो सामना है किसका, हुमायूं का सामना किससे होता है, तो शेरशाह सूरी से होता है। किससे होता है, शेरशाह सूरी से। इसका सामना किससे होता है, शेरशाह सूरी से। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये अफगान शासक होता है, अफगान शासक। ठीक है, शेरशाह सूरी जो होता है वो अफगान शासक होता है, और ये क्या रहता है, ये मुगल शासक रहता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, मतलब मुगल शासक और अफगान शासक जो रहता है, ये दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा दुश्मनी मतलब पैदा हो जाती है, क्योंकि शेरशाह सूरी क्या चाहता है कि मुगल शासक को हराना। ठीक है, मुगल शासक को हराना। देखिए लास्टली जो आपका ये बाबर आता है, बाबर के बाद जो हुमायूं आता है, ये टोटल जो है कुल 10 वर्ष तक क्या करता है, शासन करता है बाबर के बाद। लेकिन उसी के बाद कौन आ जाता है, शेरशाह सूरी आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम शेरशाह सूरी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो शेरशाह है, शेरशाह इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका और एक नाम है शेर खां। ठीक है, और अगर पूरा नाम इसको कह सकते हैं तो क्या, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है, ये क्या होता है, अफगान शासक रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यह एक क्या होता है, अफगान शासक होता है। ठीक है, 1528 ईस्वी में यह बिहार का क्या बनता है, तो शासक बनता है। ठीक है, 1528 ईस्वी में
यह दक्षिण बिहार का दक्षिण बिहार का दक्षिण बिहार का शासक बनता है। ठीक है, दक्षिण बिहार का शासक बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया क्या कि इसकी जो दुश्मनी है वो मुगलों के साथ होती है। ठीक है, तो अगर दुश्मनी हो रहा है तो ये क्या करेगा, आक्रमण भी करेगा, और आक्रमण के दौरान ये क्या करता है, झारखंड क्षेत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि उसने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया। ठीक है, मुगलों के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र पर क्या करना है, उसे आक्रमण करना है। क्या करना है, आक्रमण करने के लिए वो क्या करता है, सॉरी, मुगलों पे आक्रमण करने के लिए वो क्या करता है, झारखंड क्षेत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए मुगल जो सैनिक होते हैं, मुगल सैनिकों से बचने के लिए वह झारखंड से होते हुए बंगाल गया था और बंगाल में जाकर क्या करता है, वो लूटपाट करता है। ठीक है, बंगाल के शासक को लूटकर वह पुनः झारखंड क्षेत्र से रोहतासगढ़ या रोहतास गया था। ठीक है, कहाँ गया था, रोहतास गया था। ठीक है, मुगल सैनिक से बचने के लिए वो क्या करता है, एक मिनट, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। मुगल सैनिकों से बचने के लिए वो क्या करता है, झारखंड से होते हुए पहले बंगाल गया, फिर बंगाल में जाकर क्या करता है, लूटपाट करता है। ठीक है, और फिर झारखंड क्षेत्र से ही वापस आकर कहाँ चला जाता है, वो रोहतास। मैं आपको दिखा देती हूँ कि रोहतास कहाँ है। एक हम छोटा सा मैप क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये जरा गड़बड़ हो जाता है ना पेन टेप। ठीक है, देखिए ये जो एरिया है यहीं पे आपका क्या है, रोहतास है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, रोहतास। ये क्या करता है कि झारखंड क्षेत्र से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, सीधा ये रोहतास पहुंच जाता है। ठीक है, और बंगाल का एरिया आपका ये इस साइड पे है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि शेर शाह सूरी ही होता है जो क्या करता है कि झारखंड क्षेत्र पर मुस्लिम जो लोग रहते हैं उन लोग के आगमन का रास्ता क्या करता है, वो तैयार करता है। इसको आप नोट पे लिख लीजिए। ठीक है, नोट पे लिख लीजिए क्या कि झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश मार्ग शेर शाह सूरी ने ही तैयार किया था। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आपने सुना होगा एक पलामू के एक शासक होते हैं, कौन, महारत चेरो। ठीक है, झारखंड
झारखंड में पलामू क्षेत्र में एक चेरो शासक कौन थे? तो महारथ चेरो। ठीक है, इनके पास क्या, ये क्या करता था ना, जो महारथ चेरो जो होता है वो क्या करता था, ये अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा क्या करता था, लूटपाट किया करता था। ठीक है, क्या करता था, लूटपाट किया करता था। ठीक है, तो लूटपाट कहाँ करता था, जैसे जो बंगाल जाने वाला जो रास्ता होता था वहां पे यात्रियों को लूटा करता था। ठीक है, तो इसी दौरान ये क्या करने लगा कि शेर शाह सूरी को भी वो क्या करता है, उसके कह सकते हैं जैसे शेर शाह का जैसे मान लीजिए शिविर ही मान लीजिए। ठीक है, शेर शाह का शिविर होता है, वहीं पे क्या होता है, घोड़े, हाथी, ठीक है, बैल इत्यादि रखे रहते हैं, उसे भी वो क्या करता है, लूट लेता है। यानी कि किसी न किसी जानवर को क्या करता है, वो लूट के ले जाता है। जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, हाथी, ठीक है, घोड़ा, हाथी, घोड़ा और बैल। ठीक है, ये सभी को क्या करता है, तो लूट के क्या करता है, ले जाता है। कौन? महारथ चेरो। ठीक है, तो इसी से परेशान होके क्या करता है, जो शेर शाह जो सूरी रहता है अपना, उसके एक सेनापति होता है, शेर शाह सूरी का ही सेनापति होता है कौन, खवास खां। कौन होता है, खवास खां। इसे क्या करता है, ये आक्रमण करने का आदेश देता है किस पर, महारथ चेरो पर। और महारथ चेरो के पास में ही एक हाथी होता है, श्याम सुंदर नाम का सफेद हाथी होता है। श्याम सुंदर नामक क्या होता है, सफेद हाथी होता है, किसके पास, महारथ चेरो के पास। ठीक है, तो एक रीजन तो क्या बनता है कि महारथ चेरो जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा लूटपाट करता है। ठीक है, और उसमें वो शेरशाह सूरी को भी लूटता है, जिसमें उसका कुछ क्या होता है, पशु जो होते हैं जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, ये सबको वो क्या करता था, उसके शिविर से लूटा करता था। ठीक है, और कह भी सकते हैं कि जब शेरशाह सूरी जब झारखंड क्षेत्र पे नहीं होता था, तो ये महारथ चेरो क्या करता था कि झारखंड क्षेत्र से होते हुए बिहार के जंगलों में पहुंच जाता था। ठीक है, बिहार के जंगलों में पहुंचकर वहां के जो किसान होते थे, वहां के क्या होते थे, किसान जो होते थे, उन्हें भी क्या करता था, वो लूटता था। ठीक है, तो ये चीज जो है वो शेर शाह सूरी को बर्दाश्त नहीं होता है और वो आक्रमण करने का आदेश दे देता है, किसे, खवास खां को। तो आक्रमण करने से पहले उसे पता क्या रहता है कि महारथ चेरो के पास एक श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी होता है। ठीक है, तो जब आक्रमण करता है ना ये खवास खां महारथ चेरो के ऊपर, तो ये सफेद हाथी को भी क्या करता है, महारथ चेरो के पास से वो लूट कर ले जाता है और शेर शाह सूरी के हाथ में उसे दे देता है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी को क्या लगता है ना कि ये सफेद हाथी उसके लिए एक शगुन के तौर पे आया, क्योंकि उसने क्या किया था, तो मुगल बादशाह को भी एक बार हराया। ठीक है, और वो क्या समझता है कि ये जो सफेद हाथी है उसके लिए क्या होगा, शुभ होगा, और वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खुश होता है। कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं ना, इसे हम नोट डाउन पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अगर इसे नोट्स बना रहे हैं तो ये इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते उसे। ठीक है, ये पढ़ने, ये केवल समझने के लिए है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कि झारखंड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि झारखंड क्षेत्र पे क्या होता है कि पलामू क्षेत्र में एक चेरो शासक महारथ चेरो हुआ करते थे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए महारथ चेरो कभी कभी शेर शाह सूरी के शिविर से हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि लूट लिया करता था।
ठीक है। शेर खां या शेर शाह खां की अनुपस्थिति में वह झारखंड के जंगलों से होते हुए दक्षिण बिहार के क्षेत्र में दक्षिण बिहार के एक मिनट दक्षिण बिहार के क्षेत्र में घुसकर किसानों को लूटा करता था। ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, अतः महारत चेरो के दमन हेतु शेर खां 1538 ईस्वी में अपने सेनापति किसे खवास खां को झारखंड के एक मिनट, बहुत तेज हवा चल रही है उधर से। ठीक है, फैन का जो हवा है वो आ जाता है ना। झारखंड के पलामू, एक मिनट, झारखंड के पलामू क्षेत्र में आक्रमण हेतु, या मैंने तो पहले ही लिख दिया ना, दमन पलामू क्षेत्र में भेजता है। ठीक है, पलामू क्षेत्र में भेजता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए एक लेखक है अहमद यादगार। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एक लेखक है कौन, अहमद यादगार। उनका कहना क्या है कि महारत चेरो के पास क्या होता है, एक सफेद हाथी होता है। महारत चेरो के पास सफेद हाथी हुआ करता था। महाराज चेरो के पास एक सफेद हाथी हुआ करता था, जिसका नाम मैंने क्या बताया, श्याम सुंदर। इसकी खासियत क्या थी ना कि जैसे कुछ जो हाथी रहते हैं वो धूल ये सब को क्या करते हैं ना, अपने सिर पे लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी क्या खासियत थी कि ये बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रहता था। एक मिनट रुकिए जरा। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता था, ये साफ सुथरा रहा करता था। इसकी वजह से क्या करता है ना, जो शेर शाह सूरी रहता है, आदेश देता है क्या कि इसे लूट कर उसके पास लाया जाए। ठीक है, देखिए तो शेर खां जो होता है, शेर खां एक मिनट, ये बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है कि पतला हो जाता है। शेर खां के सेनापति खवास खां
4,000 4,000 घुड़सवारों के साथ इस हाथी को पाने के लिए रोहतास से रवाना होता है। रोहतास से रवाना होता है, ठीक है। रोहतास से रवाना होता है। अंततः खवास खां और इसके साथ में एक और भी व्यक्ति रहता है। कौन? तो दरिया खां। खवास खां और दरिया खां महारत चेरों को घेर लेते हैं। ठीक है। और घेरने के बाद ये क्या होता है? महारत चेरो क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। महारत चेरो उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। महारत चेरो क्या करता है? उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और ये जो खवास खां जो होता है वो उसका जो सफेद हाथी होता है उसे लूट के ले जाता है, ठीक है। खवास खां जो रहता है उस सफेद हाथी को किसे दे देता है? तो लूटकर शेरशाह सूरी को, ठीक है। शेरशाह सूरी को दे देता है, जिसे शेरशाह सूरी क्या मानता है? इस सफेद हाथी को अपने लिए शुभ मानता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख लीजिए कि चौसा का जो युद्ध होता है, एक मिनट, आप यहाँ पे नोट बना के लिखिए कि शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह उस समय कौन था? मुगल बादशाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है। शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच क्या होता है? चौसा का युद्ध। तो कब हुआ था चौसा का युद्ध? 26 जून 1539 को। कब हुआ था? 26 जून 1539 में, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ कि चौसा का युद्ध कब होता है? 26 जून 1539 में, ठीक है। किसके बीच? शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच, ठीक है। जिसमें क्या होता है? शेर खां जो होता है या शेरशाह वो क्या होता है? जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है, ठीक है। जीतने के बाद ये क्या करता है कि रोहतास से लेकर, एक मिनट, रोहतास से वीरभूम तक, रोहतास से वीरभूम के इलाके पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, तभी मैप में दिखाया था कि रोहतास कहाँ पे स्थित है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये पेन टेप है ना, थोड़ा लिखेंगे इधर तो लिखा जाता है इधर उधर।
आप चाहें तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बस मैंने ड्रॉ किया है कि रोहतास कहाँ है, और ये रहा हमारा वीरभूम का इलाका, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो आएगा क्षेत्र वो वीरभूम का आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एरिया जो है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये एरिया जो है ये बहुत ही बड़ा है। रोहतास से लेके वीरभूम तक क्या करता है, तो शेरशाह सूरी जो होता है वो क्या करता है, वहां तक कब्जा कर लेता है अपने जीतने के बाद, ठीक है। और चौसा का युद्ध आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध जो किसे किसके बीच हुआ था, ठीक है, या कब हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला जो शासक होगा वो हमारा क्या होगा, तो अकबर, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अकबर का शासनकाल देख लेते हैं। इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, ठीक है। इसका जो आप बुक में कभी आप देखेंगे अगर, तो इसका बचपन का नाम जो मिलेगा क्या आपको, तो बदरुद्दीन। इसका जो नाम होता है बचपन का क्या होता है, बदरुद्दीन, ठीक है। बदरुद्दीन या तो फिर जलाल, ठीक है। बाद में जो इसका नाम है वो चलकर क्या हो जाता है, तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मुहम्मद, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, ठीक है। देखिए अकबर जो रहता है ना, ये झारखंड में क्या करता है, अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करता है, ठीक है। अकबर जो रहता है वो झारखंड में क्या करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। लेकिन स्थापित करने से पहले ये क्या करता है, तो अफगानों का दमन करता है, ठीक है। अफगानों का दमन करता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अकबर ने झारखंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सबसे पहले अफगानों का दमन किया, अफगानों का दमन किया, ठीक है। और अफगानों का दमन करने से ऐसा थोड़े हो जाएगा कि अफगान का दमन कर दिया और यहाँ पे इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। अफगान, मैंने आपको पहले बताया कि शेरशाह सूरी भी क्या थे, एक अफगान शासक थे, ठीक है। तो अफगान का दमन करने के बाद जो अफगानी जो रहते हैं उनका दमन करने के बाद यहाँ के जो क्षेत्रीय जो राजवंश रहते हैं उन पर भी क्या करता है, तो अपना अधिकार या आधिपत्य क्या होता है वो स्थापित कर लेता है। तब ना यहाँ पे इसका शासनकाल फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अफगानों का दमन किया, साथ ही साथ वो क्या करता है कि यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो देखिए ये दो तरीकों से क्या करता है, झारखंड क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अफगानों का दमन। देखिए अफगानों में एक आएंगे आपके गाजी तथा हाजी बंधु, ठीक है। जुनैद और एक बयाजीद, जुनैद तथा बयाजीद प्रमुख अफगानी थे, ठीक है। जिनका दमन कौन कर देता है, अकबर। कौन करता है, अकबर, ठीक है। क्योंकि पहले से इन लोगों का क्या होता है, मुगल और अफगान लोग का क्या होता है, दुश्मनी
चलता आ रहा था, ठीक है। ये जो अफगानी होते हैं वो क्या करते हैं, झारखंड क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस पे आक्रमण करने के लिए, तो अकबर पर आक्रमण करने के लिए झारखंड क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन अफगानियों ने अकबर के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया, ठीक है, झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। उसके बाद जो मुगल सेना जो होती है, मुगल सेना ने जुनैद करानी को टकरोई के युद्ध में पराजित कर देती है या पराजित किया, ठीक है। देखिए यही जो जुनैद करानी है, हारने के बाद कहाँ भाग जाता है, रामगढ़। तो आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल सकता है क्या, रामपुर, ठीक है। जुनैद करानी भागते हुए रामपुर या रामगढ़ क्षेत्र पर शरण ले लेता है, ठीक है। टकरोई का युद्ध अगर आपको पूछा जाए तो आप एक डेट याद रखिएगा, 3 मार्च 1575, ठीक है, 3 मार्च 1575, ये डेट को याद रखिएगा, ठीक है। टकरोई का युद्ध होता है, ठीक है। देखिए ये जो जुनैद करानी रहता है, उसे टकरोई के युद्ध में जब मुगल सेना पराजित कर देती है तो वो भागकर कहाँ चला जाता है, रामगढ़ क्षेत्र पर, वहीं पे अपना शरण ले लेता है, ठीक है। और ये टकरोई का जो युद्ध होता है कब होता है, 3 मार्च 1575 को, ठीक है। और 1576 तक आते आते क्या होता है कि अफगानी का जो यहाँ पे नामो निशान मिट जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र से। 1576 ईस्वी तक जितने भी अफगान होते हैं, या तो वे पराजित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1576 ईस्वी तक आते आते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने किसे कंप्लीट कर लिया, अफगान को, कि अफगानों का वो क्या करता है, अकबर जो रहता है वो उनका दमन करता है। तो अफगान तो खत्म हो गए, अब हमें क्या करना है, यानी कि अकबर अब क्या करेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो राजवंश होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्षेत्रीय राजवंशों पर आधिपत्य, तो अकबर क्या करेंगे कि इन राजवंशों पर क्या करेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर खासकर नागवंश, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर खास का जो नागवंश होता है, ये सब इन लोग की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, खुखरा। राजधानी क्या होती है, खुखरा या तो फिर पोखरा, ठीक है। तो ये राजधानी पे क्या करता है ना कि अकबर यहाँ पे आक्रमण करने का क्या करता है, बल देता है, ठीक है। इसकी जो राजधानी होती है यहाँ पे आक्रमण करने पे बल देता है। इसके 3 रीजन हो सकते हैं कि जो अकबर होता है वो छोटा नागपुर खास पे आक्रमण क्यों करना चाहता है, ठीक है।
1 मिनट जरा रुक जाइएगा। देखिए मैंने आपको बोला क्या कि इसके 3 रीजन हो सकते हैं। क्या क्या? तो पहला जो रीजन हो सकता है क्या कि हुमायूं को क्या रहता है ना कि जो अफगानी शासक रहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा उसे परेशान किए रहते हैं। तो अकबर क्या चाहता है कि इस क्षेत्र पर वो क्या करे कि आक्रमण कर ले और यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा ले। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कि हुमायूं के विरुद्ध शेर खान ने, जो कौन था, एक अफगानी शासक था, ठीक है, शेर खान ने तथा अकबर के विरुद्ध जुनैद करानी ने या जुनैद आदि, 1 मिनट, जुनैद आदि अफगानों ने इस क्षेत्र का प्रयोग किया। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है कि अकबर जो होता है एक विस्तारवादी क्या होता है, शासक होता है। अकबर क्या होता है, विस्तारवादी शासक। विस्तारवादी शासक का मतलब क्या कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाला। ठीक है, अकबर क्या होता है, विस्तारवादी नीति का क्या होता है, विस्तारवादी नीति का शासक होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विस्तारवादी नीति का शासक होता है। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा कि खुखरा को भी क्या करे, अपने साम्राज्य में क्या करे, मिला ले, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। ठीक है, तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ की जो मैंने आपको पहले ही बताया, 1 मिनट, मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि यहाँ की जो शंख नदियां होती थी, शंख नदी में क्या पाए जाते थे, हीरे पाए जाते थे। शंख नदी में हीरे पाए जाने के कारण अकबर इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और यही 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या करता है, तो अकबर जो है यहाँ पे आक्रमण करना चाहता है, यानी कि खुखरा क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आक्रमण करने के लिए क्या मतलब अपनी नीति को अपनाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः खुखरा क्षेत्र पर विजय पाने हेतु 1585 ईस्वी में शाहबाज खां कम्बू, आपको कहीं पे खम्बू देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, को भेजा जाता है या भेजा गया। ठीक है, तो उस समय वहां का जो नागवंशी शासक होता है वो कौन होता है, नागवंशी शासक कौन होता है, मधुकरण शाह। नागवंशी शासक कौन होता है, मधुकरण शाह। तो ये क्या करता है ना, कौन, शाहबाज खां खम्बू, इस क्षेत्र पर जाके यानी खुखरा क्षेत्र पर जाके क्या करता है, बहुत ही ज्यादा लूटपाट करने लगता है। ठीक है, लूटपाट करता है। ठीक है, और लोगों को परेशान भी करता है। तो नागवंशी शासक जो मधुकरण शाह होते हैं वो घबरा जाते हैं और क्या करते हैं कि इनकी जो अधीनता यानी मुगलों की अधीनता क्या कर लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, और कर देना भी वो क्या करते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं। कौन, मधुकरण शाह। ठीक है, और जब ये अधीनता स्वीकार कर लिए और कर देना भी जब स्टार्ट करने लगे
तो यह वही समय होता है जो झारखंड क्या बनता है, एक करदाता प्रदेश बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ या आप नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि यह वही समय था, यह वही समय था जब जब झारखंड जब झारखंड एक करदाता झारखंड एक करदाता के रूप में उभरता है, करदाता के रूप में उभरता है। ठीक है, एक करदाता के रूप में उभरता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय राजवंश में आज हम क्या करेंगे ना कि आज हम एक ही राजवंश को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा बताया तो ये थोड़ा बोरिंग टाइप में हो जाएगा। हम इसमें ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस हमें क्या पढ़ना है, एक मानभूम और हजारीबाग के राजवंश पढ़ना है। उसके बाद जो है सिंहभूम का सिंह वंश पढ़ना है, और एक आएगा हमारा क्या, पलामू का चेरो वंश। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो चला जाता है तो कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा, इसीलिए आपको पीडीएफ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, ये आपको कुछ समय के बाद ये मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।